फिजिक्स के आज के 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का फार्मूला, और फार्मूला निकाला कैसे जाते हैं यह भी हम सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियोज लास्ट तक देखेंगे तो क्लियर व्यू आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियोज लास्ट तक जरूर देखें, ध्यान दो बच्चों। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यह मान लो वेक्टर ए है, यह मान लो बाबू वेक्टर बी है। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि हम लोग एक वेक्टर ए लिए, वेक्टर ए जहां समाप्त होता है वहां से वेक्टर बी ले लिए, वेक्टर बी ले लिए बच्चों। तो यह वेक्टर बी हो गया, ध्यान पूर्वक समझो। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट मिला दो, इसी को हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहेंगे। इसी को आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? तो परिणामी, मतलब इन दोनों को जोड़ कर निकालना है। तो वेक्टर ए लिख दिए, फिर वेक्टर बी लिख दिए, और आर जो है मेरा वेक्टर ए प्लस बी हो गया। देखो ओ ए और बी हम देख रहे हैं। ओ ए जो है वह वेक्टर ए है, ए बी जो है वह वेक्टर बी दिखा रहा है, और ओ बी जो है, पहले हम ओ से ए गए उसे हम वेक्टर ए बोले, फिर हम ए से बी चले गए उसे हम वेक्टर बी बोले। तो हम ओ से बी डायरेक्ट चले गए, ओ से बी डायरेक्ट चले जाएंगे, उसी को हम वेक्टर आर कहेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को हम वेक्टर आर बोलेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान दो बच्चों, अगर तुम कहो कि OA का लेंथ, तो OA का लेंथ क्या है? तो OA जो है वेक्टर ए है, तो OA का लंबाई जो है वह वेक्टर ए का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड को दिखाता है। मैग्नीट्यूड को तुम वेक्टर ए का मोड इस तरह लिखते हैं, या डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम मोड बी लिखते हैं, या इसको बी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ओ बी का वैल्यू निकालना है तो वह आर भी लिख सकते हैं, या इसी आर को हमें निकालना है। ध्यान दो बच्चों, एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। वेक्टर कहते किसे हैं? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का लंबाई, उसका एरो का जो भी लंबाई होता है, एरो का जो भी लंबाई होता है वह उसके मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण को दिखाता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। और मैग्नीट्यूड लिखने के लिए वेक्टर ए का मोड इस तरह हम लोग लिखते हैं। इसको डायरेक्ट ए भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है। मतलब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट माने परिणामी हिंदी होता है, परिणामी निकालना है मतलब दोनों को जोड़ना है। तो हम लोग कल ही बताए थे तुम्हें कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है बच्चों। तो पहले ड्रा फर्स्ट वेक्टर, पहले पहला वेक्टर खींच दो, जहां पहला वेक्टर समाप्त होता है वहां से दूसरा वेक्टर खींच लो, और पहला वेक्टर के शुरुआत से दूसरा वेक्टर के अंत को मिला दो, वही दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब इसका लेंथ हमको निकालना है। इसका लेंथ ए हमें पता है, इसका लेंथ हमें बी पता है। अब सोचो बच्चों कि अगर एक ट्रायंगल बना दो, एक ट्रायंगल बना दो, समझो एक ट्रायंगल बना दो, एक त्रिभुज बना दो। इसका लंबाई ए है और इसका लंबाई बी है, तो इसका लंबाई √A² प्लस B² होगा। बचपन में पाइथागोरस थ्योरम तुम पढ़े होगे, याद है? अगर किसी भी ट्रायंगल में तुम्हें यह लंबाई ए पता है, यह लंबाई बी पता है, तो यह लंबाई √A² प्लस B² पता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर पता है तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर दिया है तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल राइट एंगल माने समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों इस तरह का ट्रायंगल बन जाए
अब यह साइड और यह साइड देगा तो यह साइड हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल पे न लगता है। तो देखो बच्चों, हम लोग 9th 10th में पढ़ कर आए कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। 2 साइड का लंबाई, ए का लंबाई, बी का लंबाई अगर हमें पता है और हमें रिजल्टेंट आर का लंबाई पता करना है, तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का लंबाई पता है तो तीसरा साइड का लंबाई भी निकाल सकते हैं अगर ट्रायंगल राइट एंगल होगा। मजबूरी है मेरे लिए कि यहां पे ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या होगा मेरे पास ऑप्शन? तो देखो ऑप्शन तो मेरे पास वही है कि राइट एंगल ट्रायंगल से हमको बनाना पड़ेगा, और यह ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, तो इसी ट्रायंगल को हमें राइट एंगल बनाने का प्रयास करना होगा। शायद यह सब बातें तुम जो बोल रहे हैं समझ गए होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे तो ध्यान दो क्या किए, हम इसी के बढ़े हुए भाग पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए एम, यह एंगल थीटा है। ठीक, मतलब हम किए क्या, यहां देखो यह 90 डिग्री बनाए हैं, यह परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे परपेंडिकुलर हम डाले हैं। ठीक है बाबू, ध्यान देना, एम है। तो हम किए क्या, तो बीएम जो है वह हम परपेंडिकुलर डालते हैं ऑन प्रोड्यूस्ड, माने बढ़े हुए भाग, प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ ओए, ओए के बढ़े हुए भाग पर बीएम हम परपेंडिकुलर डालते हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल बन गया मेरा। यह ट्रायंगल में यहाँ एंगल थीटा बन गया। यह ट्रायंगल ए, एम और बी है। यह लंबाई का बी लंबाई हम लोग पता है। हमको यह लंबाई और यह लंबाई पता करना है, क्योंकि इसका लंबाई तभी पता कर सकते हो ना जब इसका लंबाई पता हो, इसका लंबाई पता हो, समझो। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, फिगर देखकर साइन थीटा लगाते हैं अगर, तो बी एम बाई बी लिखेंगे बच्चों। साइन थीटा अगर हम लिखते हैं तो बी एम बाई बी लिखेंगे। तो बी एम इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ जाएगा। और अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो हमें ए एम बाई ए बी लिखना होगा। ए एम ए बी के जगह पे हो गया बी, इसलिए ए एम के जगह पे आ गया बच्चों बी कॉस थीटा। तो यह वैल्यू आ गया बी कॉस थीटा, यानी कि यह वैल्यू मेरा आ गया कितना, तो बी कॉस थीटा, और यह वैल्यू मेरा क्या आ गया, तो बी साइन थीटा। ध्यान पूर्वक समझो, इस लेंथ का वैल्यू बी कॉस थीटा आ गया और इस लेंथ का वैल्यू बी साइन थीटा आ गया, हम लोग निकाल चुके हैं। तो मेरा पूरा इस बड़ा ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, पूरा बड़ा ट्रायंगल को ले लेते हैं। पूरा बड़ा ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, तो यह है मेरा O, यह है मेरा M और यह है मेरा B। यह B से M का लंबाई हम B साइन थीटा ला दिए हैं। यहां से यह लंबाई A आया था, यहां से O से लेके A का लंबाई A आया था, और A से M का लंबाई B cos थीटा आया था। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का लंबाई A प्लस B cos थीटा आया था। तो कहने का मतलब यह है कि हमें तो R निकालना है या रिजल्टेंट निकालना है, जिसमें अब मेरा ट्रायंगल राइट एंगल हमारा बन गया। देखो शुरुआत में मेरा इस साइड का लेंथ पता था, इस साइड का लेंथ पता था, इस साइड का लेंथ पता था, और इस साइड का लेंथ निकालना था। तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का लेंथ पता हो तो तीसरा साइड का लेंथ निकाल सकते हो अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो। यहां पे ट्रायंगल राइट एंगल नहीं था, इसलिए हमें ट्रायंगल को राइट एंगल बनाना था। तो हम ट्रायंगल को राइट एंगल बनाने के लिए यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए। परपेंडिकुलर डालने के बाद अब यह मेरा हाथ देखना, अब यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसका लेंथ और इसका लेंथ अगर पता चल जाएगा तो इसका लेंथ भी हम निकाल लेंगे बच्चों। तो ध्यान दो, इसको बाबू स्क्रीनशॉट लेकर नोट जरूर कर लोगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, नोट जरूर कर लेना। इधर मिटाते हैं बच्चों, इसको नोट कर लेना, फिगर उगर नोट करते जाना है, सब क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या बोले हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वह वीडियोज को रिपीट करें, दोबारा देखें, समझे, सीखें। देखो बच्चों, तुम लोग के भाषा में एक आसान लैंग्वेज में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि तुम लोग समझो पढ़ाई को। साइंस की कोई भाषा नहीं होती है, उसका कॉन्सेप्ट होता है।
साइंस का सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। फ्रेंच में साइंस, इंग्लिश में साइंस, कन्नड़ में साइंस, हिंदी में साइंस, भोजपुरी में साइंस, साइंस सब जगह एक ही है। न्यूटन का जो लॉ है F बराबर m में सब जगह एक ही है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है साइंस का कॉन्सेप्ट। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट सीखने में अगर हम धैर्य रखें, ध्यान दें, जरूर सीखेंगे। ध्यान दो बच्चों, अब आ गए इन ट्रायंगल OMB में, यहां से हम आ गए तो OB का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। OB को हम R कह दिए तो R स्क्वायर लिख दिए। OM का वैल्यू A प्लस B cos थीटा ला दिए हैं, उसका स्क्वायर लिख दिए। यहाँ B sin थीटा ला दिए हैं, उसका स्क्वायर लिख दिए। तो आ गया R स्क्वायर, यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर होगा तो A स्क्वायर B cos थीटा का होल स्क्वायर 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। R स्क्वायर A स्क्वायर, यहाँ पे देखो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ स्क्वायर क्या है तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी B स्क्वायर है तो यहाँ पे B स्क्वायर और इस वाले B स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ B स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस 2AB cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यह रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान पूर्वक अगर समझोगे तो A एक वेक्टर था, B एक वेक्टर था, दोनों थीटा एंगल पर जुड़ रहे थे, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला इतना आया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, या तो हटा देते हैं बच्चों, लिख लिए होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि जब एक 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम हम ऐड करते हैं तो 5 किलोग्राम हम पाते हैं। 2 kg और 3 kg ऐड करते हैं तो हम 5 kg पाते हैं। तो इसके बाद हम एक बात जरूर समझेंगे कि अगर बच्चों हम दो स्केलर चीज मतलब अदिश राशियां जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन दो वेक्टर के चीज मतलब जिसके पास डायरेक्शन हो उसका वैल्यू मान लो यहाँ 2 मीटर है और यहाँ 3 मीटर है, तो इसको जोड़ के हम 5 मीटर नहीं लिख सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए हमें ट्रायंगल मेथड यूज करना पड़ेगा, और आंसर डिपेंड करेगा एंगल पर, कितना एंगल पर जुड़ रहा है। मतलब इतना एंगल पे जुड़ा है, इतना एंगल पे जुड़ा तो ई बन गया, अगर इधर जुड़ गया होगा तो इधर कुछ और बन जाएगा, अगर और कुछ इधर जुड़ा होगा तो कुछ और बन जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है जो रिजल्टेंट है वह डिपेंड करने लगेगा एंगल पर। तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो कि स्केलर क्वांटिटियां डायरेक्ट जोड़ी जाती हैं जबकि वेक्टर क्वांटिटी ट्रायंगल मेथड से जोड़ा जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड उसके उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, और वह एंगल अगर बदलता हुआ होगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू बदलता चला जाएगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दोगे बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट लेके इसे बाबू नोट कर लोगे तुम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, जब क्लासेज में हम लोग यह सब चीजों को पढ़ाते हैं, लड़के लोग बार बार सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। सभी लोग जो घर पर बैठकर यह वीडियोस देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, सब लोग पढ़ें, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे ही सही बढ़ेंगे। तुम लोग देखोगे कि एक दिन यही क्लास जो नॉर्मल आज लग रहा है, कितना रेंज इसका आ जाएगा कि जो कोटा दिल्ली पटना बच्चा पढ़ता है उस रेंज को भी हम लोग छू लेंगे। लेकिन तुम लोग को लग रहा होगा कि अभी तो बहुत नॉर्मल सा पढ़ाई के बावजूद सर यह बात क्यों कर रहे हैं, तो आज तक देखा गया है बच्चों, 16 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखे हैं कि बहुत सारे नॉर्मल बच्चे भी IIT NIT तक पहुंचते हैं, मेडिकल निकालते हैं, NDA निकालते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, SSC में जाते हैं, CGL क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उन्हें धैर्य होता है अपनी पढ़ाई पे। तो ध्यान देना होगा बच्चों, कोशिश करना होगा, पहुंचोगे सब लोग, ध्यान दो। तो रिजल्टेंट R का जो पढ़ाई हुआ
वह आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, दोनों मिलकर एक आर एक वेक्टर का निर्माण किया और आर वेक्टर जो है वह ए प्लस बी था, ठीक है, जिसका आर का वैल्यू इतना है, अलग अलग थीटा पे अलग अलग वैल्यू निकलते चला जाएगा। अगर हम थीटा के जगह 0 डिग्री कर दें, थीटा के जगह 0 कर दें, दोनों के बीच में एंगल 0 कर दें, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है बच्चों। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री वीडियोज को देख रहे होंगे, पहला शुरुआत में वीडियोज डाला गया था ट्रिग्नोमेट्री पे, वह जानते हैं कि cos का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। जो नहीं देखे हैं वह ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज को भी देखें। अभी कोई सब्जेक्ट को बांटा नहीं गया है, अभी सभी वीडियोज को देखना है। धीरे धीरे जब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिस्ट पूरा हो जाएगा उधर ना, तो जिन्हें मैथ नहीं लेना है, बायोलॉजी लेना है, वो मैथ को छोड़ेंगे वीडियोज देखना। अभी सभी को वीडियोज देखना है, क्योंकि फार्मूला जा रहा है और फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रहा है। इसके बाद आज जो फार्मूला जाएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जाएगा मैथ के लिए, इसलिए सभी लोग देखो और सभी लोग को शेयर जरूर करो कि सब तक बेनिफिट पहुंच सके। ध्यान दो बाबू, cos 0 1 हो गया और यह मैक्सिमम हो गया। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि cos 0 का वैल्यू 1 मैक्सिमम अगर हम रखते हैं तो r का जो वैल्यू मिलेगा वह भी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर cos का सबसे बड़ा वैल्यू, देखो cos का वैल्यू बदलते जाएंगे तो r का वैल्यू बदलते जाएगा। जिस दिन cos का वैल्यू सबसे ज्यादा वाला रखेंगे उस दिन r का वैल्यू भी तो सबसे ज्यादा वाला आएगा। तो r का सबसे बड़ा वैल्यू आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos का वैल्यू 1 रख दिए तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया रूट में, तो यहां से आ गया a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b और दोनों के बीच में एंगल है 0, तो रिजल्टेंट जो होगा यही r होगा, तो वह डायरेक्ट जोड़कर मिलेगा और यह सबसे बड़ा वैल्यू होगा, यह सबसे बड़ा वैल्यू होगा। मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू सब जब डायरेक्ट जोड़ाता है एक स्थिति में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, और वह वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू होता है। समझ गए बच्चों? अगर हम थीटा के जगह 180 डिग्री लें, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी cos 180 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते होंगे तो याद रखेंगे -1 होता है। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है और cos का यह वैल्यू cos का सबसे छोटा वैल्यू होता है। यहाँ एक चीज सीखने को मिला कि cos थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है। cos थीटा का सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है और वह कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि cos थीटा पर r का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो cos थीटा का वैल्यू अलग अलग भरते जाएंगे तो r का वैल्यू अलग अलग मिलते जाएगा। जब cos थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू रखोगे तो उस समय r का सबसे बड़ा वैल्यू प्राप्त करोगे। तो इसलिए बच्चों cos थीटा का जो वैल्यू है उस दौरान हम लोग जो सबसे छोटा वैल्यू लिखेंगे r मिनिमम रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो यह आ गया a माइनस बी मोड में। स्क्वायर से हमेशा पॉजिटिव चीज निकलता है, इसलिए हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना, छोटा में से बड़ा मत घटा देना। तो इसका यहाँ पे इस सिस्टम से हमें पता चला कि दो वेक्टर है, वेक्टर्स हैं दो, ए और बी। ए और बी उनका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, थीटा एंगल पर जुड़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट का यह फार्मूला होगा। लेकिन थीटा बदलते जाएगा, एंगल बदलते जाएगा, कभी 30 डिग्री पे जुड़ेगा तो अलग वैल्यू देगा, 60 डिग्री पे जुड़ेगा तो अलग वैल्यू देगा, 32 डिग्री पे जुड़ेगा तो अलग, 0 डिग्री पे अलग, 180 डिग्री पे जुड़ेगा तो अलग वैल्यू देगा। लेकिन कुछ भी देगा, सबसे ज्यादा वैल्यू a प्लस बी देगा, सबसे ज्यादा वैल्यू a प्लस बी देगा और सबसे कम वैल्यू a माइनस बी देगा। याद रखना कि कभी भी रिजल्टेंट a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता है और कभी भी रिजल्टेंट a माइनस बी से कम नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो रिजल्टेंट का वैल्यू अधिक से अधिक a प्लस बी और कम से कम a माइनस बी होता है। इसी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है,
cos थीटा का अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, r की अलग अलग वैल्यू मिलते जाएंगे। जब तुम लोगों को क्लास वीडियो चैनल जाते समय ऐड आता है, उस समय पीछे जो पढ़ाया गया उसको थिंक करो, सोचो क्या पढ़ा है सर अभी तक, सोचो। क्योंकि देखो क्लासेस है नहीं, क्लास रुक नहीं रहा है, तो उस समय सोचो, तुम उस समय जो वीडियो जाते हैं सोचो कि क्या क्या पढ़ा है और याद करने की कोशिश करो, नोट बनाओ, फिर इससे वीडियो देखो। क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा बाबू, जज्बा के साथ जुड़ना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे, ठीक है बच्चों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, उम्मीद करते हैं तुम लोग आज समझ गए होंगे। ए और बी दो वेक्टर है, दोनों थीटा एंगल पर जुड़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेरा क्या आया हम तुम लोग को बताएं। अब मेरा अलग अलग क्वेश्चन देखो इस तरह से, इस पे मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए आया, तो देखो मान लो क्वेश्चन छोटा सा न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड 4 मीटर act at angle 60 डिग्री with each other, एक दूसरा के साथ 60 डिग्री के कोण पे जुड़ रहा है। फाइंड रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो मेरा गिवन डाटा क्या है उसको पहले देख लेते हैं। मेरा गिवन डाटा है कि ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड के लिए ए इस तरह लिखते हैं, डायरेक्शन के साथ होता है एरो भी लिखते हैं। बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर दिया है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री दिया है, और रिजल्टेंट हमें लिखना है। देखो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बड़ा बेसिक है ना, बार बार पढ़ो, गिवन डाटा को जुटाओ और क्या निकालना है इसको भी जुटाओ। दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, एक का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, 60 डिग्री एंगल पर जुड़ रहे हैं, रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो क्या रिजल्टेंट का कोई फार्मूला है? यस है। क्या है फार्मूला? तो रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 3 4 cos 60 डिग्री। इसको लिखेंगे 9 16 2 गुने 12 cos 60 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है बच्चों? तो 16 9 25 12 37, रिजल्टेंट आ गया √37 मीटर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल मेरा आता है। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन सिंस हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल क्या है या क्या नहीं, हमको तो सब कुछ पढ़ाना है, ठीक है? इसको मिटाते हैं बच्चों, नोट कर लेना, क्योंकि अभी मत सोचो कि हमको क्या नोट कराया जा रहा है। नोट करो, अच्छा कैसा भी न्यूमेरिकल है नोट करते रहो, ठीक है? इसको नोट कर लेना बच्चों। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है लिख देंगे। अब यही क्वेश्चन फिर से मिला कि एक क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड दिया है 6 मीटर, एक का दे दिया है 8 मीटर, और दोनों के बीच में 90 डिग्री दे दिया एंगल, जुड़ रहे हैं 90 डिग्री पर। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। डाटा पढ़ोगे और गिवन सेट करोगे। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 मीटर, दूसरा का 8 मीटर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट हमें निकालना है। उम्मीद करते हैं बना लोगे। 10 मीटर आंसर आएगा, निकाल कर देख लेना। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, बना लेना बच्चों, ठीक है? इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर बाद में नोट करते रहना, फिर बना के चेक कर लेना है। वीडियो जो रोक कर नोट करते रहना है, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो चले जाएंगे अगर बहुत ज्यादा रुकेंगे तो, इसलिए नोट करते रहना है, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट बात मेरा आता है कि 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, कैन गिव रिजल्टेंट 14 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, 15 न्यूटन,
1 न्यूटन, 17 न्यूटन, 18 न्यूटन दिया हुआ है बच्चों। तो कभी ऐसा सवाल दे दिया कि कौन कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है, कभी अगर ऐसा सवाल दे दिया कि 2 वेक्टर दे दिया, अब बोले कितना रिजल्टेंट यह दे सकता है, तो इसमें यही चेक करना है तुमको कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट अधिक से अधिक कितना हो सकता है, मतलब आर मैक्स क्या होता है। तो दोनों को डायरेक्ट जोड़कर, तो 8 है 6 14 14। मिनिमम क्या होगा, तो दोनों को घटाकर 2। तो इसका मतलब कि कम से कम यह 2 न्यूटन तक जाएगा और अधिक से अधिक 14 न्यूटन तक जाएगा। यानी अधिक से अधिक इसका वैल्यू 14 न्यूटन होगा और कम से कम वैल्यू इसका 2 न्यूटन होगा। 2 न्यूटन से कम नहीं हो सकता है और 14 न्यूटन से अधिक नहीं हो सकता है। तो 14 न्यूटन यस, 2 न्यूटन यस, 10 न्यूटन हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, बीच में ना है, बीच का वैल्यू तो हो सकता है, कारण 2 से कम नहीं हो सकता है क्योंकि कम से कम वैल्यू 2 है और अधिक से अधिक वैल्यू 14 है। तो 10 हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। 11 हो सकता है, 15 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 15? क्योंकि अधिक से अधिक बोला कि 2 वेक्टर जब जोड़े जाएंगे तो उनके बीच अलग अलग एंगल्स होंगे, तो अलग अलग एंगल से अलग अलग रिजल्टेंट देते चला जाएगा। वो अलग अलग एंगल से अलग अलग रिजल्टेंट देते चला जाएगा, लेकिन उसमें जो रिजल्टेंट आएगा मेरा वो अधिक से अधिक 14 आएगा, कम से कम 2 आएगा। तो इसका मतलब 15 तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, 1 कभी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि कम से कम 2 है। 17 कभी नहीं पहुंच पाएगा, 18 कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या तुम सीख पाए? देखो सोचो कि 2 वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रिजल्टेंट निकालना है। तो 2 वेक्टर दिया है, रिजल्टेंट निकालना है, तो एंगल दीजिए। तो एंगल तो अलग अलग हो सकता है ना। एंगल पर देखो वेक्टर में है कि बिना एंगल के रिजल्टेंट हम नहीं निकाल सकते हैं, हमें एंगल भी तुम्हें देना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास एंगल है ही नहीं, तो बिना एंगल का हम रिजल्टेंट निकाले कैसे? तो नहीं निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट जो डाटा है नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यह जान सकते हैं कि अधिक से अधिक वैल्यू क्या हो सकता है और कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है। तो अधिक से अधिक वैल्यू जो होगा वह क्या होगा बच्चों? तो अधिक से अधिक वैल्यू मेरा देखें तो 14 न्यूटन आया, कम से कम वैल्यू देखें तो मेरा 2 न्यूटन आया। तो यानी कि 2 से कम कोई ऑप्शन होगा तो नहीं होगा, अब 14 से ज्यादा जो ऑप्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान दो, यहां पे ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। 10 न्यूटन दिया हुआ है और दिया हुआ है 3 न्यूटन। क्या 2 वेक्टर मिलकर निम्नलिखित में कौन सा रिजल्टेंट यह दे सकता है? मिलकर कौन सा रिजल्टेंट यह मिलकर दे सकता है, बताना है 4 ऑप्शन में। ऑप्शन देख लिए हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 आंसर सोच लिए, जो जो सही होगा देख लेना, सोच लो। 2 वेक्टर है, 10 का है, 3 का, तो 10 न्यूटन और 3 न्यूटन का हमें सोचना है। तो 10 न्यूटन और 3 न्यूटन, एंगल नहीं दिया है तो हम अधिक से अधिक निकाल सकते हैं, 10 और 3 का 13 होगा डायरेक्ट जोड़ के, और कम से कम डायरेक्ट घटा के निकाल सकते हैं 7। 10 में से 3 जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि 7 और 13 के बीच में कुछ भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है, और इसके बीच में कुछ भी दे सकता है क्योंकि 7 से कम नहीं होगा और 13 से ज्यादा नहीं होगा। तो क्या 2 दे सकता है? नहीं। क्या 5 दे सकता है? नहीं। क्या 11 दे सकता है? तो यस। क्या 14 दे सकता है? तो नो। ऑप्शन कौन था? 11। टाइम दिए थे तुम लोग को, सोचो कौन कौन सा बच्चा 11 सोचा था। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल भी होते हैं बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी तुम बना सकते हो। ठीक है, इसको मिटाते हैं, लेकिन नोट सब करते जाना क्योंकि आगे तुम्हें काम देगा, सब कुछ नोट करते जाना है। अच्छा एक बात अब सोचो, सोचो कि 0 वेक्टर जिसे हम नल वेक्टर कहते हैं, वह क्या होता है? नाम से ही तुम्हें दिख रहा होगा कि 0 वेक्टर या नल वेक्टर क्या है। तो इट इज दैट वेक्टर
that vector whose magnitude is 0, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 0 है। या वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्ट जब मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन भी नहीं है, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। या आया कहां से है तो सोचो, अब सोचो कि 0 वेक्टर या नॉल वेक्टर वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन अनडिफाइंड है। अब सोचो कि एक स्केलर क्वांटिटी प्लस या माइनस एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि और एक अदिश राशि जोड़ोगे तो स्केलर ही मिलेगा, माने 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम 8 किलोग्राम मिलेगा। माने स्केलर में स्केलर जोड़ो या स्केलर में स्केलर घटाओ, स्केलर ही हमें मिलेगा। लेकिन वेक्टर में माने तीर वाला चीज जो है, वेक्टर एरो वाला, उसमें एक वेक्टर जोड़े या घटाए थे तो फिर ट्रायंगल मेथड से तुम क्या पा लिए थे, वेक्टर ही पाए थे। जैसे यह एक वेक्टर था, यह एक वेक्टर था, जोड़े थे तो फिर एक वेक्टर ही पाए थे। यानी कि वेक्टर में वेक्टर घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो वेक्टर ही मिलेगा। तो अगर किसी वेक्टर में उसी वेक्टर को घटा दो तो वेक्टर घटने के बाद उसी में से उसी को घटा दो, मतलब ए में से फिर ए वापस घटा दो, जो ए था या माइनस से था। तो हम ए मतलब हम इधर ए चले और माइनस से मतलब हम इधर माइनस से चले, तो फिर हम 0 आ गए बच्चों। तो हो गया 0, या दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो 0। लेकिन वह 0 कैसा 0 होगा, तो वेक्टर 0 होगा, क्योंकि वेक्टर वेक्टर घटाने से मिलता क्या है, वेक्टर। यही दो वेक्टर, 2 माइनस एक ही जैसा वेक्टर को माइनस करते हो तो तुम्हें 0 प्राप्त होता है। 0 रिजल्टेंट पाने के लिए किसी भी वेक्टर को उसी के वेक्टर को उल्टा करके जोड़ना पड़ता है, और कोई चांस नहीं है एडिशन सब्सट्रैक्शन में। मतलब कहने का मतलब है कि 5 मीटर एक वेक्टर है ईस्ट में, तो 5 मीटर वेस्ट में लोगे तभी यह 0 होगा। यानी बैलेंस तभी हो पाएगा, कोई हमको इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है तो फिर इधर 10 न्यूटन से खींचेगा, इधर 10 न्यूटन से खींचेगा तो ही हम बैलेंस होने वाले हैं। मैंने एक इधर तो एक इधर। तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर कोई कहे कि क्या यह वेक्टर इस वेक्टर के साथ कभी भी बैलेंस होगा, देखो इसको, तो नहीं, यह वेक्टर इस वेक्टर से कभी बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस का आने का मतलब 0 रिजल्टेंट, तो 0 रिजल्टेंट कभी नहीं दे सकता है। 0 देने के लिए अपोजिट होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 और मोर वेक्टर्स कैन बी 0, कैन बी बैलेंस्ड, कैन बी 0 और कैन बी बैलेंस्ड। इफ लास्ट केस आना चाहिए कि एक उसका उल्टा इधर जरूर हो। समझ गए बच्चों। तो ईस्टवर्ड वेक्टर को, ईस्ट के तरफ के वेक्टर को वेस्ट के तरफ का वेक्टर ही बैलेंस करता है। तो उम्मीद करते हैं आज के रिजल्टेंट के क्लास को, 0 वेक्टर्स के क्लास को आज तुम लोग समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस तुम लोग सोच सकते हो। मान लिया जाए, इसको लिख लेना बाबू नोट, कि इस तरह का एक छोटा सा सवाल हम सोचते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट दिया 18, कि मैक्सिमम रिजल्टेंट हमारा है 18 न्यूटन और मिनिमम रिजल्टेंट मेरा दे दिया, कम से कम रिजल्टेंट जो आया वो दे दिया 4 न्यूटन। तो बोल रहा है दोनों वेक्टर कितना होगा बताओ। तो अगर एक वेक्टर को ए मानते हो, एक को बी मानते हो, एक को ए मानते हो, एक को बी मानते हो, तो मैक्सिमम के लिए जोड़ना होता है और मिनिमम के लिए घटाना होता है। सोल्व कर लोगे ये भी निकल जाएगा। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछता है, अभी तक क्या था, 2 वेक्टर दे रहा था तो मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा था। यह सवाल थोड़ा उल्टा हुआ कि मैक्सिमम मिनिमम दे दिया तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ दिया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। पूरा मेहनत से, पूरा मेहनत करके पढ़ो। मैथ के क्लास इसके बाद जो जाते हैं उसको भी पढ़ो, मेहनत करो बाबू, क्योंकि हम लोग को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है। बोर्ड में अच्छा से मार्क्स लाना है, क्योंकि अब हम लोग के जो देश की स्थितियां हैं वह अब बहुत कम बच्चों को चुनने वाली है। तो वह तुम ही हो, या कैसे होगा, तो तुमको बेस्ट बनना होगा और बेस्ट तुमको बनाया भी जाएगा बेस्ट पढ़ाई के माध्यम से। इसलिए मेहनत करते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।